इसी साल के अंत में देश के 5 राज्यों मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम में विधानसभा चुनाव होने हैं। इसके बाद लोकसभा चुनाव 2024 में होने हैं। ऐसे में बीजेपी जहां एनडीए का कुनबा बढ़ाने के प्रयास में जुटी है, वहीं विपक्षी दल भी एकता का प्रयास कर रहा है। यदि हम मुद्दों की बात करें तो वर्ष 2014 में बीजेपी ने महंगाई और भ्रष्टाचार को मुद्दा बनाया था। तब वह कांग्रेस की अगुवाई वाली यूपीए सरकार को मात देने में कामयाब रही थी और यही जीत बीजेपी ने 2019 में भी दोहराई। जिस मुद्दों के सारे बीजेपी आगे बढ़ रही है, अब वही मुद्दे उसके लिए भारी पड़ते जा रहे हैं। अब बीजेपी पर ये आरोप लग रहे हैं कि जिन नेताओं पर उसने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, उनमें से तो कई नेता बीजेपी में शामिल हो गए। ताजा उदाहरण महाराष्ट्र से नजर आया। बीजेपी शासित राज्यों में भी ऐसे ही भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं। इस समय महंगाई भी चरम पर है। कर्नाटक में बीजेपी सरकार के भ्रष्टाचार के मुद्दे के साथ ही स्थानीय मुद्दों को कांग्रेस ने उठाया और वहां सरकार बनाने में कामयाब हुई। इससे पहले कांग्रेस ने बीजेपी के मुंह से हिमाचल भी छीन लिया था। अब ये तो साफ है कि आने वाला चुनाव बीजेपी पीएम मोदी के चेहरे को लेकर ही लड़ेगी, चाहे राज्यों का चुनाव हो या फिर लोकसभा का चुनाव, क्योंकि अधिकांश बीजेपी की राज्य सरकारों ने ऐसा कुछ नहीं किया कि जिसके बल पर जनता से वोट मांगे जा सकें। बीजेपी के पास विपक्षी दलों की राज्य सरकारों का भ्रष्टाचार, हिंदू मुसलमान और समान नागरिक संहिता के अलावा और कुछ नहीं है। ऐसे में कांग्रेस की रणनीति है कि स्थानीय मुद्दों पर चुनाव लड़ा जाए। इसके लिए कांग्रेस ने तैयारी भी शुरू कर दी। 13 जुलाई को उत्तराखंड के वरिष्ठ नेताओं के साथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी ने बैठक की। इस बैठक में आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर उत्तराखंड के स्थानीय मुद्दों को गरमाने पर जोर दिया गया। तय किया गया कि अग्निवीर योजना, दलितों के उत्पीड़न, अंकिता भंडारी हत्याकांड में वीआईपी के नाम का खुलासा, नौजवानों के पलायन आदि स्थानीय मुद्दों के साथ ही महंगाई, रोजगार आदि को लेकर उत्तराखंड में सितंबर महीने में 50 से 60 दिन तक की यात्रा निकाली जाएगी। इसमें 10 दिन राहुल गांधी भी शामिल होंगे। इस यात्रा में प्रियंका गांधी भी शामिल हो सकती है। उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कहा कि पिछले 1.25 साल से अग्निवीर योजना ने फौज में भर्ती होने का और मातृभूमि की सेवा करने का उत्तराखंड सहित कई राज्यों के युवाओं का सपना चकनाचूर कर दिया है। इस योजना से उनके भविष्य को अंधकार में धकेलने का काम किया गया है। उत्तराखंड के 54 युवाओं ने अग्निवीर की ट्रेनिंग छोड़ दी और घर वापसी कर ली है। वहीं कांग्रेस की रणनीति से घबराई बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अग्निवीर की खूबियां गिनाई। उत्तराखंड बीजेपी के प्रवक्ता कर्नल अजय कोठियाल ने इस योजना की तारीफ की, साथ ही कहा कि इसके फायदे को वे जनता से संवाद करके उन्हें बताएंगे। कर्नल कोठियाल पहले आम आदमी पार्टी की ओर से उत्तराखंड में सीएम का चेहरा थे। तब वह अग्निवीर योजना की खामियां गिनाते थे। वे बीजेपी में चले गए। अब उनका कहना है इसकी कमियों को संशोधन से ठीक किया जाएगा। पलट दी बाजी। अब सवाल उठता है, क्या बीजेपी चुनाव में हिंदू मुसलमान का मुद्दा उछालेगी या जहां ऐसे मुद्दे गर्म हैं वहां उन्हें और हवा देगी? उत्तराखंड में लव जिहाद को लेकर उत्तरकाशी में मुस्लिमों को घर छोड़ने पर विवश करना पड़ा। हालांकि बाद में वे घर वापस लौट गए। इसके साथ ही लैंड जिहाद के नाम पर धार्मिक स्थलों पर बुलडोजर चलाए गए। इनमें ज्यादातर बुलडोजर बाजारों पर ही चले।
वहीं असम में भी हिंदू मुस्लिम का मुद्दा उछालने का प्रयास साफ तौर से नजर आ रहा है। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने महंगाई को लेकर ऐसा ही विवादित बयान दे डाला है। उन्होंने असम में सब्जियों की महंगाई के लिए मुस्लिम समुदाय को जिम्मेदार ठहरा दिया। उन्होंने कहा, ग्रामीण क्षेत्रों में सब्जियों की कीमत कम है, लेकिन शहरों में आते आते कीमत बढ़ जाती है। सीएम शर्मा ने दावा किया, सभी विक्रेता दरें बढ़ा रहे हैं और इनमें अधिकतर मियां यानी कि मुस्लिम लोग हैं। अब शर्मा से यह सवाल हमारा भी है कि सब्जियों के दाम तो पूरे देश में बढ़ रहे हैं, क्या सारी जगह मुस्लिम दाम बढ़ा रहे हैं? फिर पेट्रोल के दाम, राशन के दाम, दालों के दाम कौन बढ़ा रहा है? दुकानों में तो हिंदू भी हैं, क्या उनकी दुकानों में सस्ता माल मिल रहा है? दोस्तों, आपको याद होगा कि कोरोना काल में भी तबलीगी जमात पर कोरोना फैलाने के आरोप लगाए गए। तब भी मुस्लिमों को निशाना बनाया गया। तब भी मुस्लिम सब्जी विक्रेताओं पर कोरोना फैलाने के आरोप लगाए गए थे। बाद में बॉम्बे हाई कोर्ट की औरंगाबाद बेंच ने तबलीगी जमात के 29 विदेशी सदस्यों के खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द कर दिया था। मामले में अपना फैसला सुनाते हुए जस्टिस टीवी नलवाड़े और जस्टिस एमसी शेवलिकर की खंडपीठ ने कहा था कि मार्च में दिल्ली में आयोजित तबलीगी जमात कार्यक्रम में शामिल होने वाले विदेशी नागरिकों को बलि का बकरा बनाया गया था। समझ रहे ना? इन पर आरोप लगाया गया था कि वे कोविड-19 को फैलाने के लिए जिम्मेदार थे। इस समय आप देख रहे हैं लोक साक्ष्य वेब न्यूज पोर्टल का यूट्यूब चैनल। इसे कृपया लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही वीडियो को पूरी भी देखें। इन नेताओं की ही ऐसी करतूतों से विदेश में भी भारत की छवि को धक्का लग रहा है। पीएम मोदी जब अमेरिका की यात्रा में गए थे तो उसी दौरान पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने भारत के मुस्लिमों की सुरक्षा को लेकर बयान देकर सवाल खड़े किए थे। एक महिला पत्रकार ने दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश के प्रधानमंत्री से भारत में लोकतंत्र को लेकर सवाल पूछ लिया। हालांकि तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि अमेरिका और भारत के डीएनए में लोकतंत्र है। मणिपुर जातीय हिंसा में सुलग रहा है। यहां मैतेई और कुकी समुदाय के बीच हिंसा 3 मई से जारी है। करीब 140 लोग दंगों में मारे जा चुके हैं। 50,000 से ज्यादा लोग बेघर हो गए हैं। बीबीसी की खबर के मुताबिक इस दौरान यहां 250 से ज्यादा चर्च तोड़े गए हैं। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मणिपुर हिंसा को लेकर एक शब्द तक नहीं बोला। एक बार भी उन्होंने लोगों से शांति की अपील तक नहीं की। एक तरफ भारत के प्रधानमंत्री ने फ्रांस का दौरा किया, वहीं दूसरी तरफ यूरोपीय संसद ने मणिपुर हिंसा को लेकर भारत की तीखी आलोचना की। यूरोपीय संसद में लाए गए प्रस्ताव में आरोप लगाया गया कि मणिपुर में अल्पसंख्यक समुदायों के प्रति असहिष्णुता के चलते ताजा हिंसा के हालात पैदा हुए हैं। इस प्रस्ताव में चिंता जाहिर की गई कि राजनीति से प्रेरित विभाजनकारी नीतियों से इस इलाके में हिंदू बहुसंख्यकवाद को बढ़ावा दिया जा रहा है। प्रस्ताव में कहा गया है कि अल्पसंख्यक समुदायों के प्रति असहिष्णुता के चलते मणिपुर में हिंसा के हालात पैदा हुए हैं। यूरोपीय संसद यूरोपीय संघ ईयू की प्रमुख विधि निकाय का प्रतिनिधित्व करती है। इसमें 28 सदस्य राष्ट्रों के कुल 751 सदस्य हैं। इनके सदस्यों का निर्वाचन प्रत्येक 5 वर्ष में आयोजित
अनेक चुनावों के माध्यम से किया जाता है। दुनिया भर में भारत की संसद के बाद ये दूसरी संसद सबसे बड़े मतदाताओं का प्रतिनिधित्व करती है। 2009 में इसके 37.5 करोड़ मतदाता थे। उधर यूरोपीय संसद में मणिपुर हिंसा को लेकर हुई बहस पर भारत ने कड़ी आपत्ति दर्ज की है और इसे अंदरूनी मामला भी बताया। यूरोपीय संसद ने कड़े शब्दों में भारतीय प्रशासन से हिंसा पर काबू करने की अपील की है। साथ ही जातीय और धार्मिक हिंसा को रोकने और सभी धार्मिक अल्पसंख्यकों की रक्षा के लिए तुरंत सारे जरूरी उपाय करने को कहा है। यूरोपीय संसद के सदस्यों ने भारतीय प्रशासन से हिंसा की जांच के लिए स्वतंत्र जांच की इजाजत देने, दंड से बच निकलने के मामलों से निपटने और इंटरनेट बैन को खत्म करने की मांग भी की है। उन्होंने सभी पक्षों से भड़काऊ बयानबाजी बंद करने, भरोसा कायम करने और तनाव में निष्पक्ष भूमिका निभाने की भी अपील की। साथ ही यूरोपीय संसद ने यूरोप भारतीय साझेदारी में व्यापार समेत सभी पक्षों में मानवाधिकार मुद्दों को शामिल करने की बात दोहराई है। यूरोपीय संसद के सदस्यों ने यूरोप भारत मानवाधिकार डायलॉग शुरू करने की वकालत भी की है। ये हाल हो रहे विदेशों में भारत के, और कह रहे डंका पीट रहा है, विश्व गुरु बन रहा है, ऐसे बन रहा है। देखिए, वहीं यूरोपीय संसद में मणिपुर हिंसा के मुद्दे पर बहस की बात सामने आने पर भारत ने आपत्ति जतानी भी चाहिए। यह हमारा अंदरूनी मामला है, बाहर तक ना जाए। लेकिन बार बार बाहर तक भेजने का काम भी कौन कर रहे हैं? जब सब्जी में भी हिंदू मुसलमान हो रहा हो तो बाहर क्या संदेश जाएगा? भारत ने कहा कि यह देश का आंतरिक मामला है। दिल्ली में पत्रकारों से बात करते हुए विदेश सचिव विनय क्वात्रा ने कहा था कि यह पूरी तरह से भारत का आंतरिक मामला है। हम यूरोपीय संसद में होने वाली घटनाओं से अवगत हैं और हमने संसद से संबंधित सदस्यों से संपर्क किया है। हमने यह बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि यह पूरी तरह से भारत का आंतरिक मामला है। धन्यवाद। साथियों, सच का साथ देने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। नोटिफिकेशन के लिए घंटी वाला बटन दबाइए। साथ ही हमारे वेब न्यूज़ पोर्टल की खबरें पढ़िए, फेसबुक पेज और ट्विटर अकाउंट से जुड़िए और इसे शेयर भी कीजिए। इसके लिंक नीचे दिए गए हैं। धन्यवाद। मैं भानु बंगवाल।